So welcome to today's current affairs quiz. Let's start the quiz. First question in the quiz is uh, the Nales Strait that was recently seen in the news is located in which country? बताइए कहाँ है स्ट्रेट स्ट्रेट जैसे हाँ जी टर्की वेरी गुड आंसर आप लोगों को सबको आता है मैं ये कह रहा था कि स्ट्रेट जो होता है ना इट इज अ नैरो वाटर बॉडी बिटवीन टू लैंड मास। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका क्या नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है। और साउथ चाइना में सी में जाओगे तो वहां पर एक स्ट्रेट है जहां पर दुनिया का 70% ट्रेड निकल के जाता है मलक्का स्ट्रेट। देखा आपने कभी मलक्का स्ट्रेट? नहीं देखी? देखना मलक्का स्ट्रेट कहाँ है आज घर जाके देखना। ठीक है। तो ये स्ट्रेट न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पर एक शिप खराब हो गई थी और ये न्यूज में है। ठीक है। तो इस स्ट्रेट का नाम याद रखना ये टर्की में है। ठीक है। रिसेंटली अ टैंकर इंजन फेलियर के कारण वो वहां पर नैरो वाटर बॉडी है तो वहां पर वो स्टक हो गया था जिसकी वजह से ये है। और इट लिंक्स द ये जो स्ट्रेट है ये किसको लिंक करती है एजियन सी विच इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी एंड सी ऑफ मरमरा। तो इसको सिर्फ जो ये पीडीएफ में आपको दूंगा ना इसमें सिर्फ ये नहीं टर्की से याद करना। आपको क्या करना है जब आप देखते हो कि मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही है और सी ऑफ मरमरा की बात हो रही है तो आप यूट्यूब पे गूगल करिए कि वेयर इज मरमरा सी तो उसका जो मैप आएगा तो यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये है स्ट्रेट। ठीक है। ये टर्की के साथ लग रही है क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि जो एजियन सी है वो किसका पार्ट है तो वो मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। जब आपने उसकी पिक्चर देखी होगी तो आपको ऑटोमेटिकली पेपर में उसको टिक करके आओगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ठीक है। हैं CSIR वेरी गुड। अब सेंट्रल ये साइंस फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये पता क्या है स्किल इनिशिएटिव ये है कि भाई अब लोग क्या होता है कि पढ़ लेते हैं पढ़ाई कर लेते हैं बट जब जॉब्स लेने की बारी आती है तो उनके पास रियल लाइफ स्किल्स नहीं है। ठीक है। क्योंकि जॉब उनको मिलती है बहुत ध्यान से बात सुनो जॉब उनको मिलती है जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस हो और जॉब एक्सपीरियंस उनके पास होता है जिनको जॉब मिले। बोलो जब एक पर्सन जॉब लेने जाएगा वो बोलेंगे जॉब एक्सपीरियंस हो गया सर नहीं वही तो लेने आया हूँ जॉब एक्सपीरियंस। वो बोलेंगे नहीं हम बिना जॉब एक्सपीरियंस के नहीं रखेंगे। तो ये कैच 22 सिचुएशन है। बताओ कौन सी ये चलो एक ईडीएम भी कराता हूँ आज कौन सा है ये कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन कभी भी ईडीएम आपको मिले कैच 22 सिचुएशन मीन्स इट इज अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर देर इज नो एस्केप। तो एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि अगर आप जॉब लेने जाते हो तो वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस मिलेगा किससे? पहले जॉब तो मिले। वो जॉब देंगे नहीं जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जॉब मिलेगी नहीं। आ रही बात समझ या नहीं? उसको कैच 22 सिचुएशन बोलते हैं। तो कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ जहां पर देर इज नो एस्केप। ठीक है। उससे कोई एस्केप नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो ये मैं आपको बता रहा था स्किल इनिशिएटिव इसमें क्या होते हैं वो रियल लाइफ स्किल सिखाते हैं जो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं। तो जब आप जाओगे तो इंडस्ट्री ये नहीं बोलेगा बोलेगी कि आपका एक्सपीरियंस है आप बोलोगे मेरे पास रियल लाइफ स्किल्स हैं मेरे पास ये सर्टिफिकेट है मेरे को ये सारी चीजें आती हैं। समझ में आया? तो फिर इनका ये मेन पर्पस है इस इनिशिएटिव का। देन आगे देखिए ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। इतने लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर ये सब है। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। आगे देखिए Bisobin, a deep learning AI tool, has been developed by which institute? Tata Institute of Fundamental Research in बेंगलुरु। ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली एआई टूल ये ना बॉडी में हमारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स देखा आपने उसकी एक शेप होती है 3D शेप देखी कभी प्रोटीन्स की? तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ना उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है बट ना वो अपनी कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो ये जो टूल है ना ये प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई और उसको वो करने के लिए बनाया गया है। डिसऑर्बिट अ डीप लर्निंग टूल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट? तो आंसर है टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ क्या है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन बेंगलुरु। ठीक है। इट प्रेडिक्ट्स हाउ इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर प्रोटीन्स बाइंड टू देयर पार्टनर प्रोटीन्स एंड ऑल दैट। आप इसको इतना ही याद रखिए। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? क्या आंसर है? प्रवीण वशिष्ठ। ठीक है। इनको अपॉइंट किया गया है प्रवीण वशिष्ठ। ये पहले ये स्पेशल सेक्रेटरी थे और आईपीएस ऑफिसर थे बिहार काडर के। इनको अब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है बना दिया गया है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को पढ़ लेते हैं। अब इसमें से
इसको हम पूरा ही डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इट इज द मेन एजेंसी, सीवीसी ये पता क्या, जो करप्शन के केसेस है उसको डील करती है। करप्शन के केसेस को डील करने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाई गई है। अगर सीबीआई को दिया जाता है कोई करप्शन का केस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, तो सीवीसी उसके ऊपर सुपरवाइजरी पावर रखती है। तो सीबीआई को भी कई बार आप देखोगे करप्शन का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे दिया, बट सीवीसी के पास अथॉरिटी है कि वो उस केस को सीबीआई को क्या कर सकती है, सुपरवाइज कर सकती है। तो करप्शन केसेस को ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्ता जो है उनका भी यही काम है। जो सेंट्रल लेवल के जो होते हैं लोकपाल, लोकपाल की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, उनको जैसे मिनिस्टर्स को भी लोकपाल जो है वो करप्शन के केसेस डील कर सकते हैं। तो इट इज एन एजेंसी, इट इज द मेन एजेंसी इन इंडिया फॉर प्रिवेंटिंग, क्या लिखा है, करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इट वाज एस्टैब्लिश इन द विच ईयर बताइए जरा, 1964। पहले इट वाज एस्टैब्लिश ओनली बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके सीवीसी को एक बॉडी बनाई। बट बाद में धीरे धीरे इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। तो अब क्वेश्चन आएगा, सीवीसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज ओनली एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, या ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपको क्या टिक करके आना है, originally CBC was neither a constitutional body nor a statutory body, but in the year, which year, 2003, a parliament enacted a law and conferred it, क्या लिखा है यहाँ पर, स्टेट्यूटरी स्टेटस। अभी तक क्या पता चला, सीवीसी एक करप्शन को डील करने वाली बॉडी है, 1964 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई थी, बाद में इसको क्या दे दिया, स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दिया, लॉ बना दिया। देन उसके बाद आगे देखेंगे तो विसल ब्लोअर एक्ट को ये डील करती है। विसल ब्लोअर, अभी मैं बताऊंगा आपको विसल ब्लोअर कौन होता है। सीटी बजाता है जो विसल ब्लोअर, मतलब कोई बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, स्कैम हो रहा है, उसको पता है, तो वो फिर बताता है कि जाकर यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, बट उसका नेम एनोनिमस रखा जाता है और उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है, उसका नाम नहीं बताया जाता, उसको क्या बोलते हैं, विसल ब्लोअर। तो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। सीवीसी इज कंसीडर्ड टू बी द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। चलो ये तो हमारे काम का नहीं, यहाँ पर जो आपने नोट डाउन करना है वो देखना आपने। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके अंदर 3 लोग होते हैं, एक होता है उसका चेयरपर्सन, जो कि अभी आपने देख लिया, उसका कमिश्नर, एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स। तो अभी तो आपने देख लिया विशिष्ट जी जिनको बनाया है। ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, आप इसको नोट डाउन करिए कि प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट तो करते हैं, बट रिकमेंडेशन किसकी चाहिए, 3 मेंबर कमेटी होती है। 3 मेंबर कमेटी में कौन होता है, नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर उस कमेटी के हेड होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बैठे होते हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो मतलब सीवीसी वही होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन बंदा, खास बंदा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन वाले लीडर वालों, चलो उनकी तो नहीं मानी जाएगी, दो जो मेजोरिटी वाले उनकी मानी जाएगी। तो इनका खुद का ही बंदा होगा, खुद का ही बंदा आएगा, लेगा इनके ऊपर एक्शन, बोलो, नहीं लेगा। आगे देखो, आगे नोट डाउन करिए प्लीज, इनकी टेन्योर कितनी होती है, फॉर अ टर्म ऑफ, कितना लिखा है यहाँ पर, 4 years, और until they attain the age of 65 years, whichever is earlier, whichever is earlier। समझ में आई बात आपको या नहीं, नहीं आई, मतलब 4 year टेन्योर है और 65 year, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मान लो, हाँ जी, उनका तो बेटे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तो ये रोल है कि कोई बंदा इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहा, इनकम टैक्स अपनी रिटर्न पूरी प्रॉपर फिल कर रहा है, उसकी इनकम ज्यादा है बट वो गवर्नमेंट को टैक्स कम दे रहा है, तो हम्म, नहीं, इनकम टैक्स रेट डली है, तो इनकम टैक्स रेट तो ये होती है कि उसने टैक्स की चोरी की है। ठीक है, वो एक ऑफेंस होता है, सजा भी होती है उसके अंदर। तो इनकम टैक्स रेट तो मोस्टली बिजनेस मैन जो होते हैं इनके ऊपर डलती है। ठीक है, जो जीएसटी नहीं काटते, 2 नंबर पे बिल पे बेचते रहते हैं, ठीक है, जीएसटी नहीं काटते, उनके ऊपर तो वो डालते हैं इनकम टैक्स रेट डल गई उनके घर, फिर वो फाइन लगा देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं, बनाते हैं पिछले 5 सालों का कि आपने इतनी टैक्स की चोरी करी, 60 लाख रुपए लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, 25, डिपेंडिंग अपॉन की उसकी कितनी टर्नओवर थी। वो तो इनकम टैक्स इसलिए रेट डलती है। जो करप्शन वगैरह की होती है उसके लिए तो फिर ये एफआईआर फाइल होती है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे आपने पंजाब के अंदर वो डीआईजी, जो आपने केस देखा होगा, भुल्लर, देखा था आपने, सुना होगा उनके बारे में। तो वो फिर मतलब आय से ज्यादा संपत्ति का मामला, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस, कि उतनी इनकम नहीं थी जितनी उनकी एसेट्स हैं, फिर कहाँ से आई वो फिर करप्शन। अच्छा, करप्शन से आपने याद दिला दिया,
हाल ही में कल परसों सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। हालांकि वो स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है। 2 जजेस बैठे थे, एक जज साहब ने बोल दिया कि प्रोविजन के फेवर में है, एक जज साहब बोल रहे हैं कि प्रोविजन के फेवर में नहीं है वो, है ना। और वो है एंटी करप्शन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर आया है फैसला। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे आया है। अभी जैसे ये खत्म होएगा ना, मुझे आप याद दिलाना, मैं उस पे लेके जाऊंगा आपको। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वो क्या है। ये नोट डाउन कर लिया, 4 इयर्स इनकी होती है और या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो सपोज करो वशिष्ठ जी की एज आज 63 ईयर्स है, तो वो कितनी देर तक ऑफिस में रहेंगे, 4 साल या 2 साल? 2 साल, ठीक है। क्योंकि 4 इयर्स और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आज उनकी एज मान लो 56 ईयर्स है, तो वो कितने साल रहेंगे ऑफिस में? 4 इयर्स, ठीक है। और वो एक बार टेन्योर खत्म हुई तो उनको कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना। तो ये क्यों होता है? ताकि उनको कोई लालच ना हो। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बोले कि भाई हमारे फेवर में फैसला सुना ना, तेरे को फिर और बड़ी पोस्टिंग दे देंगे। बट उनको रिटायरमेंट के बाद कहीं भी कोई पोस्टिंग वो नहीं ले सकते, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ना स्टेट, ताकि वो इम्पार्शियल अनबायस्ड फैसले सुनाए। आई बात समझ या नहीं? उनको कोई भी लालच ना हो किसी चीज का। आगे देखिए फिर, रिमूवल ऑफ सीवीसी अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एनी विजिलेंस कमिश्नर। ग्राउंड्स क्या है रिमूवल के? अगर वो दिवालिया हो गए, उन्होंने लोगों के पैसे देने थे और लोगों के पैसे नहीं दिए, दिवालिया हो गए, he has been convicted of an offense which is immoral, moral turpitude के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गए, वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या कोई भी विजिलेंस कमिश्नर मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गए। मॉरल टर्पिट्यूड समझते हो आप? रेप जैसे ऑफेंस, या खुद ही करप्शन वाले, खुद ही करप्शन में फंस गए, तो मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंसेस होते हैं, उसमें कन्विक्ट हो गए वो दोषी। मतलब ट्रायल चलेगा, फाइनल हो गए, तो ट्रायल चलने में तो 6 साल लग जाते, 4 साल वैसे ही बीत जाएंगे, है कि नहीं बोलो? आगे, आगे इफ ही एंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं और उन्होंने नौकरी बीच में ही स्टार्ट कर ली, कोई प्राइवेट नौकरी ले ली, फिर उनको हटाया जा सकता है। देन इफ इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस में वो रहने के लिए अनफिट है, तो बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, पागल हो गए हैं, या फिर बॉडी इन्फॉर्मिटी की वजह से, तो ये ग्राउंड्स भी पूछ लेते पेपर में। पेपर में क्या क्या पूछते हैं कि सीवीसी कमिश्नर कौन है? प्रेजेंट। ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, स्पीकर करता है, कौन करता है? ये हो गया। उसके बाद इसकी टेन्योर कितनी है? 4 इयर्स और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। ये क्वेश्चन आते हैं। ये मेन बॉडी टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन इंडिया, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा हु रिमूव और हु कैन इम्पीच द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर? प्रेसिडेंट। बट ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ग्राउंड्स कौन से हैं? तो ग्राउंड्स ये जो हमने अभी पढ़े ये वाले, ठीक है। उसके बाद आगे एडिशनल ग्राउंड्स भी हैं जहां पर रिमूव किया जा सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर कोई मिसबिहेवियर वगैरह करते हैं वो, इनके अलावा उन ग्राउंड्स पे भी उनको हटाया जा सकता है। देन उसके बाद सैलरी एंड अलायंसेस उनकी यूपीएससी के चेयरमैन जितनी होती है, ये हमारे काम का नहीं है। विसल ब्लोअर कौन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक्ट बनाया गया था विसल ब्लोअर्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि जो बंदा बंदा बताएगा कि करप्शन हो रही है, तो उसको फिर मरवा नहीं दिया जाएगा। बोलो भाई, जो किसी को फंसाएगा उसको मरवा भी तो सकते हैं ना, उसको पता है कि ये हमें फंसा सकता है। बोलो यस और नो। फिर आगे देखो, फिर ये बताओ जी, समक्का समक्का और सरलम्मा जतारा, ये भी पेपर में आता है। ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाँ बताओ आंसर। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा मतलब इसका मतलब पढ़ाई हो रही है घर पे, है ना। कौन सा है? तेलंगाना। और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है बताओ? ये आदिवासी, कोया आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करते हैं। और ये नोट डाउन करो आप, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है ये, ठीक है। और इन पूरी दुनिया का बिगेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रेगेशन है यहाँ पर, मतलब मिलते हैं। समक्का एंड सरलम्मा ट्राइबल फेस्टिवल, कौन सी कम्युनिटी? आदिवासी, कोया आदिवासी कम्युनिटी। देन मूविंग अहेड, ये माघ के महीने में होता है। आगे, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन 2026? वेरी गुड, बताओ। न्यू दिल्ली। वेरी गुड, न्यू दिल्ली।
शाबाश। ठीक है, बुद्धिस्ट ये समिट जो हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली भारत मंडपम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 ऑर्गेनाइज्ड? विश्वकर्मा हाट 2026 बताओ, बताओ। न्यू दिल्ली है ये भी। विश्वकर्मा हाट पता है क्या है? जो क्राफ्ट्समैन है, आर्टिसंस, क्राफ्ट, इंडिया में कितने सारे क्राफ्ट बनाते हैं लोग, कितने आर्ट एंड क्राफ्ट्स वाले जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के भी अपने कितने। तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपने गुड्स को बेच सके, उनको मार्केट मिल जाए अपने गुड्स की, इवन फॉरेन में उनकी क्योंकि वो क्राफ्ट्स बनाए गए नेचुरल चीजों से बनाए होते हैं उन्होंने। तो फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका क्या नाम है, पीएम विश्वकर्मा हाट। ठीक है, तो ये कहाँ पर अभी 2026 ये जो है ये कहाँ पर करवाया गया है? न्यू दिल्ली में करवाया गया है। और इसका मेन पर्पज मैंने आपको बता दिया है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए न्यू दिल्ली में करवाया गया रिसेंटली, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises organized. It is celebrated to showcase India's क्या लिखा है यहाँ पर, traditional craftsmanship provided a platform for artisans to make their products to the national and international buyers. ठीक है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। देन मूविंग अहेड, ये है, ये आइलैंड जो है अभी आपने ये Chatham Islands that were recently seen in news are located in which ocean? कौन सा ओशन है? साउथ अटलांटिक ओशन है इसका आंसर। साउथ पैसिफिक ओशन है, नॉट अटलांटिक, साउथ पैसिफिक ओशन। आई एम रॉन्ग। ठीक है, रिसेंटली अ लार्ज phytoplankton bloom surrounded the Chatham Islands during the austral summer. ये phytoplankton क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी तरह के नहीं होते जो प्लांट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं। तो अगर ये है, इसका मतलब मरीन लाइफ जो है वो गुड हेल्थ में है, क्योंकि उनके लिए ये फूड की तरह काम होता है, ये फोटोसिंथेसिस से अपना वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is important. The Joint Hazardous and Noxious Substance Response Drill was conducted by India and which country in January 2026? ठीक है, जो समुद्र के अंदर नॉक्शियस सब्सटेंस, ऑयल स्पिल हो गया, कोई 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 नॉक्शियस सब्सटेंस समुद्र में स्पिल हो गया, तो उसके लिए एक ड्रिल करवाई गई थी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो उसका आंसर क्या है बताइए? जापान है। ठीक है, क्या आंसर है इसका? जापान। जापान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाली, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान की कोस्ट गार्ड। अच्छा, एक वेसल आई है अभी रिसेंटली, वो कौन सी वेसल है जो पोल्यूशन को डील करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली है? समुद्र प्रताप। कौन सी है वो? समुद्र प्रताप। इसका भी नाम कुछ ऐसा ही है जिसको इन्होंने यूज करा है, आप देखेंगे। तो इन्होंने ये जो यूज करी है वेसल हमारी, समुद्र प्रहरी। और हमने अभी रिसेंटली कौन सी इंडियन कोस्ट गार्ड को दी है पोल्यूशन वेसल सबसे बड़ी? समुद्र प्रताप। देन आगे देखिए, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड? हाँ जी, ओपन सी। ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं, बताइए कहाँ है? अंडमान सी। ठीक है, कहाँ पर है? अंडमान सी। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट ओपन सी मरीन, ओपन सी मरीन फिशिंग पता क्या होता है? आप फिशिंग कहाँ करते हैं लोग? पॉन्ड्स में, लेक्स में करते हैं, ठीक है, कंफाइंड एरिया में करते हैं ना फिशिंग। ओपन सी में कभी देखी फिशिंग होते हुए? फिशिंग करवानी ओपन सी में, भाग जाएगी नहीं फिश। तो फिर वो एक बहुत बड़ा एनक्लोजर होता है, फिशिंग ओपन सी में करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, बस बहुत बड़ा इंक्लोजर उसमें डाल फिशेस को, वो उसी में रहती हैं। बट ये ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग अभी प्रोजेक्ट लॉन्च, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये? अंडमान सी में, अंडमान सी के अंदर। ठीक है, इट इज इन द अंडमान सी। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है ये बताना जरा। ब्लू, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी मीन्स हार्नेसिंग द मैरीन रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे। ठीक है, उनका यूज करना है फॉर डेवलपमेंट, बट टू फॉर इन अ सस्टेनेबल वे, मतलब फॉर फ्यूचर जनरेशन भी उनको प्रिजर्व करके रखना है, उसको बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। समझ में आई बात या नहीं, बोलो। फिर नेक्स्ट चलिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? बताइए, तो बता ही सकते हैं आप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और विच? नहीं जल शक्ति कैसे हो सकता है यार, कमाल हो गया। मतलब जल शक्ति तो पानी पीने वाले को जो ये जल जीवन मिशन हो गया ऐसे वाले तो ठीक है, क्लीन वाटर घर घर पे पहुंचाना है। डॉल्फिन वाला इसने जोड़ दिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति नहीं भाई, डॉल्फिन को कंजर्व करना तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट में आएगा, एनवायरनमेंट में हमारे बायोडाइवर्सिटी भी आती है। अच्छा मुझे बताइए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सी है इंडिया की? हाँ, डॉल्फिन ही है।
गैंगेटिक डॉल्फिन है, कौन सी है? गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा रिवर में पाई जाती है, ठीक है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल। समझ में आ गई बात या नहीं, बोलिए। ठीक है, आगे देखिए फिर। सागर मैत्री इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इंडियन नेवी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन, बताइए जी। सागर मैत्री इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेवी के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही है, बताइए। नहीं, डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये सागर मैत्री पता क्या है? जो इंडियन ओशियन, अगर आपने देखा होगा इंडियन ओशियन, ठीक है, इधर से अरेबियन सी है इधर, और इधर कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। पर वो जो सारा है वो किसका पार्ट है? वो इंडियन ओशियन का ही तो पार्ट है। किसका पार्ट है वो? इंडियन इंडियन ओशियन के पास जितनी भी कंट्रीज लगती हैं, चाहे आप अफ्रीका वाली साइड पे भी देखने जाएंगे तो वो इंडियन ओशियन तो लग रहा है उनके साथ। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, उनको उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए कि भाई ये मैत्री इनिशिएटिव है, सागर मैत्री इनिशिएटिव, ये इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ ने मिलकर करवाया है। आप देखिए, इंडियन नेवी शिप सागर धावनी इंडियन ओशियोनोग्राफिक रिसर्च वेसल, इसका मेन काम है सागर मैत्री का कि इंडियन ओशियन में जाके रिसर्च करनी है कि कहाँ पर जाके कोई मिनरल मिल रहा है, कहाँ कुछ नहीं मिल रहा, इसका मेन पर्पस ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं सागर मैत्री इज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेवी एंड डीआरडीओ अंडर महासागर एमिंग टू स्ट्रेंथन, क्या लिखा है? कोऑपरेशन अमंग विच कंट्रीज, बताइए। इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज। इंडियन ओशियन रिम कंट्रीज कौन सी होती हैं? जो इंडियन ओशियन के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव करना है फॉर सोशो इकोनॉमिक एंगेजमेंट एंड, क्या लिखा है यहाँ पर? ओशियन रिसर्च, ठीक है। मिशन मैत्री इंक्लूड्स मैरीन एंड अलाइड इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव एंड ऑल दैट, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का चेयर कौन है, बताइए। नवंबर 2025 को ही बना है, कौन बना है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक उन देशों का एसोसिएशन है जो इंडियन ओशियन के आसपास जितनी कंट्रीज हैं उनका एसोसिएशन है। तो आपसे पूछ लिया जाए IORA की फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बताओगे? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। उन कंट्रीज का ये ग्रुप है। और अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाए, IORA का अभी प्रेजेंट चेयर कौन है? इंडिया। कौन है? इंडिया प्रेजेंट चेयर बन चुका है उसका। IORA जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में मैंने यहाँ पर कवर किया है, आप देख लीजिए। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गवर्नमेंट्स, अलग अलग गवर्नमेंट्स इसकी पार्ट है, ठीक है, टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमंग द कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन। देन आगे देख सकते हैं, ये 7 मार्च 1997 को IORA बनी थी। और क्यों बनी थी? क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला इंडिया में आए थे 1995 में, और उन्होंने बोला था कि जो इंडियन ओशियन के आसपास की कंट्रीज है उनको मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, जिसका नाम उन्होंने लिखा इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव। 1997 के अंदर IORARC जो है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, समझ में आया? साउथ एशियन सार्क है ना, जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, वैसे इंडियन ओशियन एसोसिएशन फॉर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बनाई थी। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा या नहीं। मेंबरशिप इसके कितने कंट्री मेंबर है, बता दीजिए आप। 23 कंट्रीज हैं। और कितने डायलॉग पार्टनर्स हैं? 11। चाइना भी इसका डायलॉग पार्टनर है। समझ में आई बात या नहीं? IORA मेंबर्स, कुछ मेंबर्स का नाम मैंने लिखा है, ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। और ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज में रहती है, एंड 19% ऑफ GDP है इन कंट्रीज में। 80% जो ट्रेड है वो इंडियन ओशियन से होकर निकल के जाता है। 80% सी बॉन्ड ट्रेड कहाँ से होकर निकल के जाता है? इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन को सेफ सिक्योर रखना है कि नहीं रखना? तो फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है? IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसकी सेक्रेटारिएट कहाँ है बताइए? IORA की बताइए। मॉरिशियस, ठीक है, मॉरिशियस। वेयर वॉज 2 डे कॉन्फ्रेंस ऑन एनहांसिंग जेंडर स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज्ड, बताइए जी। एक ये हुई है कॉन्फ्रेंस जेंडर स्टैटिस्टिक्स को बड़ा वो करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ये कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली, ठीक है। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है जेंडर स्टैटिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए। ये ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने करवाई है। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अब क्योंकि ये जेंडर स्टैटिस्टिक्स को कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, चलो ये भी क्वेश्चन आएगा। ये जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये बताता है कि जेंडर गैप
किन कंट्रीज में बढ़ रहा है, मतलब फीमेल और मेल में डिफरेंसेस और फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जो लेटेस्ट आई है, अभी नेक्स्ट वाली आएगी 2026 की जून जुलाई में। तो अभी हम तो 2025 वाली का पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, इंडिया का जो स्कोर है बताइए 148 कंट्री से कितना आ गया है। आप देखो कितनी इक्वल है हमारी कंट्री, ठीक है। और पहले कितना था, सुधार हुआ है क्या नहीं हमारे, हुई ना इम्प्रूवमेंट, मुझे आंसर दो, इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, हुई है, किस सेंस में हुई है, ऐसे हैं, हुई है, कुछ दिमाग तो लगाते नहीं हो। 129 से लेके आप कितने पे आ गए हम, 131 पे आ गए हम। तो अच्छा करें बुरा करें, अच्छा करें, अच्छा, मतलब पहले एक बंदे की क्लास के अंदर 11th पोजीशन आई, अब उसकी 13th आ गई है। तो बोले अच्छा करे बुरा करे, अच्छा तो कर रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं हम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ये 2006 से पब्लिश किया जा रहा है। इसके अंदर ना 4 डायमेंशंस को वो कंसिडर करते हैं, देख लो, मैं आपको इतना कुछ एक ही, तो एक ही ये पीडीएफ ऐसे नहीं बन जाती है, इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ही फिर बनती है ये। हालांकि मेरा मेरा काम क्या है, मैं तो, मुझे तो अगर क्वेश्चन बनाने हैं, मुझे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं क्वेश्चन बना के काम खत्म करूंगा। और मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ आपको, मैं ऐसे पढ़ा सकता हूँ बेटे, देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर गैप, कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली, खत्म कहानी, चलो आगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंट हो गया, चलो आगे। ऐसा भी मैं पढ़ा सकता हूँ, फ्लैट टीचिंग करनी मुझे आती है। बट मैं जब जेंडर की बात आ रही है तो फिर मैं आपको उसके सारे पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। फिर अगर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की बात आ रही है कि भाई वो कराई थी, तो मैंने IORA पढ़ाया है। सेंट्रल विजिलेंस की बात आई तो मैंने फिर वो पढ़ाया है। ऐसे नहीं कि मैं आपको एक ही इसमें मैं आपको कितनी ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस चीज को अप्रिशिएट करिए और सोचिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, ये जो जेंडर के बेसिस पे रैंक देती है कंट्रीज को, ये 4 चीजों को कंसिडर करती है, थोड़ी सी रह गई है। इनको बताइए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब जॉब्स में क्या चल रहा है सिचुएशन, है ना, उस कंट्री में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में देखेंगे कि हायर लेवल्स पे मेल बैठे हैं, फीमेल्स नहीं है, तो भाई इसका मतलब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट उनका रैंक पीछे जाएगा। देन एजुकेशन, हायर एजुकेशन में ज्यादा बॉयज हैं या गर्ल्स है, कैसे, फिर दूसरा। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ में ये लाइफ स्पैन किसका ज्यादा है कम है, मेडिकल फैसिलिटीज किसको। देन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इंडिया इस पे पीछे था, तो जैसे पार्लियामेंट में कितनी फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अब तो आ गया ना नया वाला, कौन सा बताओ, कौन सी अमेंडमेंट, शाबाश बताओ, जो कि अब 1/3 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में। बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब लागू होगी वो 2029 से। नहीं बेटे, 64 नहीं, 106, कौन सी है वो, 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक बार चेक करना, 106 ही है ना। देन आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है बताइए जल्दी से फटाफट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2025 में इंडिया का कितना रैंक है, 131। कितने डायमेंशंस पे चेक करते हैं वो, 4 डायमेंशंस पे चेक करते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि साउथ एशिया की परफॉर्मेंस, अगर साउथ एशिया में बताएं, साउथ एशिया में तो भूटान इंडिया से आगे है ग्लोबल जेंडर में 119, नेपाल इंडिया से आगे है, श्रीलंका इंडिया से आगे है जेंडर गैप को लेकर इसमें, ठीक है। बांग्लादेश इज द रीजन टॉप परफॉर्मर, बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं राइजिंग 75 प्लेसेस टू 24th ग्लोबली। एंड पाकिस्तान कितने पे है, 148 कंट्री से, और 148 पे पाकिस्तान है। अच्छा, फिर ये तो आपने साउथ एशिया में देख लिया, ये आपने कहाँ देख लिया, साउथ एशिया में। पर आप टॉप परफॉर्मर पूछो कि सर कौन सी कंट्री है जहां पर जिसको फर्स्ट रैंक मिला होगा, कौन है बताओ, आइसलैंड। तो वहां चले जाना, अगर इक्वालिटी चाहिए तो वहां चले जाना, आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आएगा, आपको लेने आए जाए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी आएगा, ठीक है, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ये छोड़ो, इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं। तो अभी रिसेंट सर्वे हुआ 2019 से लेके 2021 या 22 का डेटा है। बताइए कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा अच्छी सेक्स रेशो पाई गई, केरला। कौन सी है बताओ, हाईएस्ट सेक्स रेशो कितनी है, मेल्स पर फीमेल बताओ, 108 फॉर फीमेल पर 1121। और सबसे बुरा परफॉर्मेंस किसकी रही है, हरियाणा की। और यूटी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही है,
सेक्स रेशो पुडुचेरी। समझ में आ गई है? मैं आपको सारे फैक्ट साथ साथ बता रहा हूँ। आगे देखिए, चैंग-ई 6 मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैंग-ई 6, चैंग-ई 6, चैंग-ई 6 बताइए क्या है? लूनर मतलब मून। और कौन सी कंट्री का मिशन है? जल्दी बताइए, जल्दी से, शाबाश। चाइना। कौन नाम रखेगा ऐसे? चैंगी, चैंगी 6। ठीक है, इसमें पता क्या किया है? लूनर मून की फार साइड पे, फार साइड मतलब जहां पर इतनी रोशनी, मतलब फार साइड मून की, वहां से वो उठा के मटेरियल उठा के वो वापस लेके आया। कौन सा मिशन है वो? चैंगी 6। समझ में आया? बिग अचीवमेंट। चलिए आइए देखते हैं फिर इसको, चैंगी 6 को पढ़ते हैं। रिसेंटली लूनर रेगोलिथ ब्रॉट बाय चाइना चैंगी 6 मिशन रिवील दैट मून, इससे जो वो सामान लेके आया, वहां से मिट्टी वगैरह उठा के लेके आए, वहां से साइंटिस्ट ने पता चला कि ये जो मून बना था, ये टकराया था किसी चीज के साथ, जिसके बाद ये वो बन गया। जैसे मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड टकरा के बनते नहीं, वो बन जाते हैं, ये मून वैसे बना था। चैंगी 6 इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द मून। कौन सी साइड पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात या नहीं? बोलिए। ठीक है, कौन से रॉकेट से भेजा था ये? कौन से रॉकेट से गया था? ह्यूमन मिशन गया था ये ऊपर, और लेके आए हैं साथ में। ये कौन सा रॉकेट उनका यूज हुआ है? जैसे हमारा LVM-3 है, PSLV अभी फेल्ड हो गया हमारा, आपने देखा था ना। तो ये कौन सा रॉकेट इनका? लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, उसके बाद आप इसके बारे में मैंने डिटेल्ड यहाँ पर बता रखा है कि इट इज द फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। देन ये चैंगी नेम क्यों है? चाइनीज गॉडेस है, चाइनीज गॉडेस ऑफ द मून, इसलिए इसका नाम रखा गया है। लॉन्ग मार्च रॉकेट यूज किया गया है। देन उसके अलावा सैम्पलिंग मेथड जो अडॉप्ट किए गए, ड्रिल करके उसको निकाला गया वहां से। ठीक है, एक रोबोटिक आर्म के जरिए उसको निकाला गया। हिस्टोरिक अचीवमेंट है ये। इससे पहले भी हिस्टोरिक फीट कंप्लीट की थी चैंगी 4 ने। ठीक है, बट चैंगी 4 साथ में कुछ लेके नहीं आया था। बताइए, समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए। चैंगी 6 वाला हो गया हमारा। देन आगे देखिए फिर, माउंट एल्बरस दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज पार्ट ऑफ द विच माउंटेन रेंज? बताइए। कोकैकस। ठीक है, माउंटेन ये है माउंट एल्बरस। ये क्यों है इंपॉर्टेंट? मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियली अवलॉन्च ट्रिगर किया वहां पर। ठीक है, फिल्म करने के लिए आर्टिफिशियल अवलॉन्च। अवलॉन्च देखा आपने क्या होता है? कभी पता है अवलॉन्च क्या होता है? जैसे बर्फ गिरती रहती है पहाड़ों पे, अब वो बहुत ही लूज बर्फ होती है। हाँ जी। हाँ, तो वो बर्फ का जो पूरा पहाड़ है, जैसे खिसक जाता है ना जब, तो अभी हमारे रिसेंटली सियाचिन में हमारे 3 जवान एवलॉन्च के अंदर जिन शहीद हो गए, पता है कि नहीं? तो ये आर्टिफिशियल करवाया गया वहां पर। तो कौन से कहां पर करवाया? माउंट एल्बरस में। और इसको नोट डाउन करिए, ये रशिया का हाईएस्ट माउंटेन है। रशिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एल्बरस। याद रहेगा आपको? जल्दी से बताइए फटाफट से, यस और नो में। देन ये भी लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका। ये है, वगुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी? वगुरुम्बा, आज जाके देख के फिर एक दो स्टेप करके आने हैं। कल मैं देखा हूँ, आपसे पूछूंगा वगुरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी, बताओ जरा। ट्राइबल कम्युनिटी, बोडो का है। बोडो। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विटनेस द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिशनल बगरुम्बा डांस इन असम विद 10,000 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट। बगरुम्बा इज अ फोक डांस ऑफ बोडो कम्युनिटी। ठीक है, और देन आई थिंक yes, this is the last question. The Jan Shikshan Sanstha scheme is a central sector scheme in which ministry? This is very important. Ministry of कौन सी है? Skill Development and Entrepreneurship. ठीक है, जन शिक्षान अगर आपको याद रखना हो, तो जन शिक्षान जो संस्थान है, ये बेसिकली वोकेशनल स्किल देते हैं, मतलब ट्रेनिंग देते हैं, रियल लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ये। आई थिंक मैं, हाँ फिनिश हो गया ना हमारा? नहीं, एक रह गया। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पोषण उड़ान 2026 ड्यूरिंग द मकर संक्रांति फेस्टिवल? वो पतंग नहीं उड़ाते? यस, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें ना पतंगों के ऊपर उन्होंने बताया था कि भाई सही खाना खाओ, पोषण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है, विच गवर्नमेंट लॉन्च द पोषण उड़ान 2026। मकर संक्रांति में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी देखा था हमने, तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पॉपुलर काइट फेस्टिवल, काइट डिस्प्लेइंग द न्यूट्रिशन हेल्दी मैसेज टू एंगेज कम्युनिटी इन द सिंबॉलिक एंड कल्चरली रूटेड मैनर। ठीक है, तो हम कंप्लीट करें। ये लो दूसरी वाली, ये लो एक और आ गई। चलो ठीक है, फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं आज।